राजस्थान में लोकतंत्र के महाभारत की बिसात बिछ चुकी है और योद्धा राजनेता अपने अपने रणनीति बनाने में, व्यू रचने में लग गए हैं। लेकिन आखिर में जनता का चक्रव्यूह जो भेद पाएगा वही इस लोकतंत्र के महाभारत में विजयी होगा। तमाम योद्धा अब मैदान में आने को तैयार हैं। हमारे साथ हैं आज ऐसे ही कांग्रेस के एक योद्धा जिन्हें रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है। हमारे साथ हैं महेश जोशी जो कि राजस्थान जयपुर से लोकसभा के सांसद हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार महेश जी, आपको कहा जाता है आप अशोक गहलोत के अर्जुन या अभिमन्यु हैं। क्या रणनीति बन रही है आपकी? देखिए प्रताप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री होता है जी, कोई एक योद्धा मुख्यमंत्री के पास नहीं था। मुख्यमंत्री के तरकश में बहुत से तीर होते हैं, लेकिन आप अभिमन्यु या अर्जुन मैं उनका एक विश्वास पात्र कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है कि मैं कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, एक सैनिक हूँ, एक सिपाही हूँ कांग्रेस का। और जहाँ तक ये चक्रव्यूह की बात है या योजनाओं की बात है या कैसे हम दूसरे को चक्रव्यूह में फंसाएं, इसकी बात है, कांग्रेस ने लगातार पांचवा साल चल रहा है, ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं राजस्थान में कि मैं ये मानता हूं कि एक एक कदम जो है वो चुनाव जिताने वाला कदम है। पर महेश जी, आपको माना जाता है आप रणनीतिकार हैं। आपने कांग्रेस भाजपा के इस गढ़ को भेदा और ऐसा कहने लगे कि कांग्रेस के गिरधारी लाल भार्गव आप बन रहे हैं। आप भी क्या गिरधारी लाल भार्गव के कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे खुशी होगी अगर मैं उनके रिकॉर्ड के आसपास भी आ पाऊं। 6 बार भार्गव साहब लगातार जयपुर के सांसद रहे हैं, जयपुर से वो विधायक भी रहे हैं, जयपुर से पार्षद भी रहे हैं। तो अगर किसी की उनके साथ तुलना होती है तो मैं समझता हूँ उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनका इतना बड़ा एक रिकॉर्ड रहा है, उनका एक इतिहास उनका रहा है। लेकिन मैं जरूर ये है कि उनके मेरे विचारधाराओं में अंतर है। वो मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। लेकिन क्या साम्यता क्या लगती है महेश जी, क्योंकि आप भी भाई साहब कहलाते हैं, अपने वो भी भाई साहब कहलाते थे, और क्या भाई साहब से आपने कौन से ऐसे गुण लिए जो आपकी राजनीति में भी आ गए? मैं समझता हूँ कि उनमें मुझ में समानता यह है कि हम लोग आम आदमी की सुनते हैं जी। वो भी आम आदमी से जुड़े रहते थे। मैं भी इस बात की कोशिश करता हूँ कि आम आदमी से जुड़ा रहूँ। और जो एक हमसे जब संसद में जाते हैं तो संसद में हमारे बारे में जानकारी का एक पर्चा भरवाते हैं। उसमें एक कॉलम ये भी होता है कि आपकी हॉबी क्या है जी। और मैंने उस हॉबी में लिखा प्रताप जी, मीटिंग पीपुल जी। आम आदमी से मिलना मेरी हॉबी है। आम आदमी के दुख दर्द को दूर करने के लिए मैं कैसे उसकी सहायता कर सकता हूँ, कैसे कोशिश कर सकता हूँ, ये मेरी हॉबी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जयपुर की जनता भी इस बात को पसंद करती है। भार्गव साहब लगातार इसलिए जीतते रहे, वो आम आदमी से जुड़े रहे, मैं आम आदमी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले समय में जनता मुझे पसंद लगता है आपके जीवन में, क्योंकि आप छात्र राजनीति से ही राजनीति में आगे लगभग 3 दशक आपके राजनीति में हो चुके हैं, किन किन लोगों का आपकी इस राजनीति में असर पड़ा? क्या गिरधारी लाल भार्गव तो एक उदाहरण आपने लिया, लेकिन तमाम ऐसे जो लोग आए होंगे आपके जीवन में जिन्होंने आपको प्रेरित किया होगा? मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है गांधी जी से जी। लेकिन उनको मैंने देखा नहीं, उनको मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन उनकी बात अहिंसा और सत्य, ये 2 बातें मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। और ये बातें मैंने राजस्थान की राजनीति में कहूँ तो अशोक गहलोत जी में ये बात देखी। कोई औपचारिकता नहीं होती कि हम किसी को इस जमाने में राजनीतिक गुरु बनाएं, लेकिन मैं मन ही मन उनको गुरु मान चुका हूँ। इस बात को वो भी जानते हैं कि मैं उनको गुरु मानकर मैं राजनीति करता हूँ। आपकी जो बड़ी बहन है उनका आपके जीवन में बड़ा योगदान रहा और उन्होंने जो आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, समाज के क्षेत्र में जुटाने के लिए, ऐसा कहते हैं कि बहुत ज्यादा उनका असर रहा है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है, उनकी मेहनत है, उनका लालन पालन है, उनका मेरे प्रति वो एक भावनात्मक और पारिवारिक बात है। बड़ा आरोप लगता है कि आप तो जहाँ रहते हैं वहाँ की गली को भी आप चौड़ा नहीं कर पाए हैं, और कहते हैं कि महेश जी बिल्कुल जैसे साधारण महेश जी थे वैसे ही महेश जी हैं आज भी सांसद बनने के बाद। वैसा ही रहना चाहता हूँ। लेकिन लोगों को तकलीफ होती है, वो सोचते हैं कि सांसद के आसपास तो माहौल बदल जाना चाहिए। सारे जयपुर का माहौल बदले तो मैं समझता हूँ मेरे आसपास का माहौल सबसे अंत में बदलना चाहिए। जयपुर में सारी चीज़ें ठीक हों, गलियाँ सारी चौड़ी हों, गलियाँ साफ हों, सड़कें ठीक हों। जयपुर में हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई अभी
इन सारे विकास का, इन सारे समस्याओं का पूरी तरीके से अंत कर दिया है। इन सब का सब जगह अंत हो जाएगा तो मैं समझूंगा फिर मेरे को नैतिक अधिकार रहता है कि आसपास भी मैं सबको कर सकूं। जब जनता ने मेयर को चुना था तो आपको चुना था, लोगों ने कहा कि महेश जी का जिसके साथ आशीर्वाद है हम उसके साथ खड़े हैं। क्या लगता है, लोग कहते हैं कि अब महेश जी को शायद ज्योति जी से कोई अपेक्षा ज्यादा नहीं रही है, क्या लगता है? मैं प्रताप जी इस मामले में बात करना बंद कर चुका जी। मैं ये मानता हूं कि मुझे पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी का जनप्रतिनिधि होने के नाते जो कुछ करना चाहिए था मैंने करने की कोशिश की। ऐसा कहते हैं कि जो कांग्रेस के चक्रव्यूह को, कांग्रेस के खिलाफ बने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नीति बनाता है, वो खुद ही जयपुर में इस नगर निगम की हालातों के कारण गिर गया है। मैं समझता हूं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं जी। जयपुर में विकास जेडीए के माध्यम से, सरकार के माध्यम से असीमित विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आज आप देख लीजिए ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें जयपुर में विकास नहीं हुआ। एक हम पे सड़कों का आरोप जरूर पिछले दिनों लगता था, आज जयपुर की सड़कें भी ठीक हैं। आज जयपुर में फ्लाईओवर बन रहे हैं, आरओबीज बन रहे हैं, घाट की गुणी में सुरंग बन रही है पहाड़ को काट के, अंडरपास बन रहे हैं। ये तो सब जो आपका जो सरकार पे प्रेशर है वो काम कर रहा है, लेकिन जहाँ तक नगर निगम से जो सफाई की व्यवस्था, जो बाकी तमाम जो नगर निगम से अपेक्षा पिछले कुछ महीनों में सफाई की व्यवस्था ठीक हुई है, आम जनता ये कहने लगी है और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि इसको ये कंटिन्यू बनी रहेगी। क्या लगता है कि और क्या करने की जरूरत है जिससे आपको जो समर्थन मिला है वो निश्चित तौर पे और मजबूत हो जाए? क्या और कहाँ आप काम करना चाहेंगे, अपने सहयोगियों से चाहेंगे कि यहाँ काम जरूर हो? देखिए, कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे जयपुर की ड्रेनेज व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ जयपुर की ड्रेनेज व्यवस्था सुधरे। जयपुर की ड्रेनेज व्यवस्था सुधर जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि सड़कों की जो हालत है, उस ड्रेनेज व्यवस्था के सुधरने से ही कम से कम 30-40% सुधार तो उस ड्रेनेज व्यवस्था के कारण आ जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि इतना पैसा जितना अभी जो खर्च हो रहा होगा, 30-40% पैसा ज़्यादा सिर्फ इसलिए खर्च हो रहा है कि हमारे ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं। तो ड्रेनेज व्यवस्था ठीक हो, ये आपका ये मेरा एक सपना है कि हम इसको ठीक कर पाएँ। जयपुर में पीने के पानी की समस्या भी बहुत सारे इलाकों में बनी हुई है। हम चाहते हैं कि जिन इलाकों में बीसलपुर का पानी नहीं पहुंच पाया, उन इलाकों में बीसलपुर का पानी पहुंचे। जो आउटर इलाके हैं उनमें भी, चाहे वो बगरू हो, चाहे सांगानेर के कुछ और इलाके, अभी सांगानेर के कुछ जगहों पे हमने बीसलपुर का पानी पहुंचवाया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हमें बीसलपुर का पानी पहुंचवाना है। तो ये दो सबसे बड़ी समस्याएं मैं मानता हूँ कि इन दो समस्याओं से अभी हमको पार पाना है। भाई जी, सुनने में आया आपके जो बैक पेन है वो काफ़ी आपको तकलीफ दे रहा है, और आज हम चला भी रहे हैं, आपको शायद तकलीफ भी दे रहा होगा, और लगता है कि अब एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए जिससे आपको थोड़ा सा आराम। जी, ब्रेक तो लें, पेन के कारण नहीं लें। मैं अनवरत इस पेन में भी जनता की सेवा करने के लिए हमेशा चलता रहूँगा। चक्रव्यूह में अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जारी रहेगी बात। आज हम जिस जगह हैं वहीं कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है और महेश जी से चर्चा होगी आखिर में चिंतन शिविर में क्या करने वाले हैं कांग्रेस के योद्धा। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के योद्धा, जयपुर के सांसद महेश जोशी। आज हम जिस जगह बैठे हैं बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक दशक तक लगातार शासन करने के बाद कांग्रेस के योद्धा अब जुटेंगे कि आगामी एक दशक में क्या किया जाए। महेश जी, कांग्रेस के जो पूरे इतिहास में बिरला परिवार का बड़ा योगदान रहा है और बिरलाओं ने जब भूमिका निभाई है कांग्रेस में बड़ा उछाल आया है। क्या बिरला ऑडिटोरियम में जो चिंतन शिविर होने जा रहा है उसमें क्या खास बात होने वाली है? ये कांग्रेस की सतत प्रक्रिया है चिंतन करने की। देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने जो लड़ी उसमें भी कांग्रेस का चिंतन लगातार बना रहा। कांग्रेस ने लड़ाई को कोई किसी अव्यवस्थित तरीके से नहीं लड़ा। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ देश के लिए नीतियों का निर्धारण तभी से करना शुरू कर दिया था कि देश की जो विदेश नीति है वो कैसी होनी चाहिए, देश की आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए, देश की सामाजिक व्यवस्था क्या हो, देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या हो। और उसी चिंतन का नतीजा है जो आज़ादी से पहले कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया
कि हमने देश में एक इतना मजबूत लोकतंत्र दिया है जो आज दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। भाई जी, मैं इस इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी देखता हूँ कि 2003 तक कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन सरकार बनाने में नहीं चाहती थी और अकेला चलो की उसकी नीति थी। सरकार चली गई थी उसके बावजूद भी, लेकिन 2003 में शिमला में एक तय किया कि अब गठबंधन की सरकार बनाएंगे। उसके बाद सत्ता में भी आ गई कांग्रेस और एक दशक हो चुका है, लेकिन खट्टे मीठे बहुत अनुभव हो गए हैं। कांग्रेस को सत्ता तो जरूर मिल गई है, लेकिन कांग्रेस की जमीन कहीं ना कहीं खिसकती जा रही है, ऐसा नजर आ रहा है। क्या लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं गंभीर चिंतन अब होने का समय आ गया है? नहीं, कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की, लेकिन आप परिस्थितियों के से लड़ तो सकते हैं, पूरी तरीके से परिस्थितियों से आप पार पा जाएंगे ये आपके हाथ में नहीं होता। कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की है, लेकिन गठबंधन सरकार की जो मजबूरियां होती हैं, सरकार चलाने की जो विवशताएं होती हैं, कांग्रेस को भी उनसे उन विवशताओं से पार पाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी कांग्रेस की तरफ से कोई निर्णय हुए हैं, कांग्रेस सरकारी स्तर पे हो चाहे वो पार्टी के स्तर पे हो, आम आदमी को ध्यान में रख के निर्णय हो। कुछ और जोड़े, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब भी कांग्रेस के नेताओं से, मंत्रियों से पूछा जाता है कि आखिर में ये 3 साल गुजरने के बाद चुनाव निकट आने के साथ ऐसे निर्णय क्यों हो रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि गठबंधन की मजबूरी है, तमाम दबाव रहते हैं, नहीं कर पाए घोषणा। अब तो हमारी मजबूरी है कि जनता को साथ लाने के लिए हमें घोषणा हमने अपने दम पे की। क्या लगता नहीं है कि गठबंधन ने कांग्रेस को बहुत दबा दिया है? क्या होता है कि चुनाव का बोझ भी बार बार जनता पे डालना ये भी कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि एक इतना बड़ा खर्चा होता है और लोकतंत्र में जितना जो कुछ खर्चा होता है वो चुनाव पे हो या किसी भी सरकारी काम पे खर्चा हो, अल्टीमेटली वो खर्चा होता तो जनता का ही है। कोई लोकतंत्र में सरकार कोई मूर्त रूप में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अकेली संस्था नहीं है, ये संस्थाओं का एक समूह है जो जनता की अपनी संस्थाएं, वो सब मिलकर सरकार चलाते हैं। आप सोचिए, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ इस बात से के लिए डाल दिया जाए कि हम अकेले सत्ता में आएंगे तभी राज करेंगे, तो या सत्ता चलाएंगे, शासन करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको बुद्धिमानी पूर्ण नहीं माना जा सकता हमेशा। लेकिन कांग्रेस को महेश जी, क्योंकि आप तो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि जिस तरह से गठबंधन की सरकार के कारण कांग्रेस धीरे धीरे एक-एक करके राज्यों में कमजोर हो रही है, उसने राज्यों में पकड़ खो दी है। क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस के अब जो सीनियर नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा, एक बार भले ही हम सत्ता से बाहर रहते हैं, लेकिन अब वापस पकड़ को मजबूत करना होगा, जैसा राहुल गांधी खुद कोशिश कर रहे हैं? हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था 98 में राजस्थान में। राजस्थान में हम पे बहुत प्रेशर था कि हम बसपा से समझौता करें 98 में, और हमारे राजस्थान के अनेक नेता वो इस बात को मान भी बैठे थे कि हमको बसपा से समझौता कर लेना चाहिए। ये बात है जब 98 में पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए थे, मेरे ख्याल से फरवरी में शायद इलेक्शन हुई थी, तो 97 के एंड में और जनवरी 98 में बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अशोक गहलोत जी पीसीसी के प्रेसिडेंट थे, हम लोग बहुत जूनियर कार्यकर्ताओं के रूप में माने जाते थे, लेकिन तब भी हम लोगों की ये धारणा था कि राजस्थान में हम लोगों को कोई समझौता नहीं करना चाहिए, जो हो हमको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। है कि कांग्रेस जहां तक संभव हो सके कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से जो अपेक्षाएं हैं वे अपेक्षाएं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पूरा कर सकती है। जनता, आम जनता, गरीब जनता। शिविर हो रहा है महेश जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2014 के चुनाव के बिसात भी बिछाएगा और आगे आने वाले कांग्रेस के लिए लंबे समय के लिए एक दूरदृष्टि की नीति भी तय करेगा। क्या लगता है कि इस तरह के कुछ ना कुछ निर्णय हो जिससे कांग्रेस का जो पे विश्वास जो है आम आदमी का वापस बढ़े? अब कांग्रेस को ऐसा कहा जा रहा है कि अकेले सत्ता में केंद्र में नहीं आ सकती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसा निर्णय लेगी क्या कि जो ऐसा विश्वास दिला सके जनता को? देखिए, अभी जो परिस्थिति लग रही है उसमें मैं ये कहूँ कि कांग्रेस अकेली सत्ता में आ जाएगी तो इस बात के बारे में बहुत गारंटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इस बात की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि 2009 में जो हमारी सीटें आई थी 206, हम उन सीटों को किस तरीके से और अधिक बढ़ा सकते हैं। हम पे अगर गठबंधन सरकार का प्रेशर थोड़ा भी कम होगा तो जिस तरीके से आज हमने निर्णय लिए हैं, हम और भी अधिक गति के साथ में और अधिक ताकत के साथ में आम जनता के भले के लिए हम निर्णय ले पाएंगे। बहुत अपेक्षाएं हैं कांग्रेस को भी, जनता को भी, कि राजस्थान की कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, अभी हमारे पास राजस्थान से बड़े राज्य भी हैं। आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, और राज्यों का महत्व कभी भी महत्व होता है एक हद तक, बड़े छोटे से, लेकिन किसी एक राज्य में सरकार बनाना निश्चित रूप से एक उपलब्धि की बात है।